दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के लिए नए कानून बनाए जाने के संबंध में 3 बिल पेश किए गए हैं लोकसभा में, उस संबंध में है। दोस्तों अपनी भारतीय न्याय प्रणाली में, न्यायपालिका में वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 कानून प्रचलन में थे और ये तीनों अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए कानून थे। भारतीय दंड संहिता 1860 में और दंड प्रक्रिया संहिता अभी लास्ट अमेंडमेंट 1973 में हुआ है, तो ये वर्तमान में इन्फोर्स थी और सारे कानून ये अंग्रेजों के बनाए हुए थे, किंतु इनमें कुछ अमेंडमेंट अभी किए गए थे अपने स्वतंत्रता के बाद से। अब ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनको बिल्कुल इनमें फेरबदल किया जाएगा और वर्तमान समय में जिस तरह के कानून की आवश्यकता है तो उस तरह का कानून लाया जाएगा। दोस्तों अभी लोकसभा में अपने गृह मंत्री अमित शाह ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें ये 3 बिल पेश किए गए हैं। आईपीसी की जगह, आईपीसी माने भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता प्रेजेंट करके एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हुआ करती थीं। इसमें नई संहिता में जो भारतीय न्याय संहिता होगी, इसमें प्रपोज्ड धाराएं 356 रखी गई हैं। दूसरी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से बिल पेश किया गया है और उसका ड्राफ्ट दिया गया है। माने इस संहिता को, दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम देते हुए पेश किया गया है और इसमें भी पहले 484 सेक्शन थे, अब 533 सेक्शन होंगे। तीसरा जो एविडेंस एक्ट था, उसको भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से पेश किया गया है। इसमें भी पहले 167 सेक्शन हुआ करते थे, अब 170 सेक्शन होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बदलावों और कुछ कानूनों को हटा दिया गया है, कुछ नए को लाया गया है। दोस्तों अब वर्तमान समय में अपने पूरे भारतवर्ष में जितने भी हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, लोअर जुडिशरी है, बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनमें ट्रायल नहीं हुए पा रहा है, कोई और समस्या है और धीरे धीरे विलंब हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई निश्चित कानून नहीं था कि ट्रायल कितने दिन में हो जाएगा। वैसे तो 483 सीआरपीसी में माननीय उच्च न्यायालय को अधिकार था कि वो किसी भी ट्रायल को किसी भी पर्यवेक्षण कर सकता है, देख रेख कर सकता है, लेकिन अब इसमें जो नया बिल आया है, नया कानून बनने की बात हो रही है, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट कर दिया गया है। उस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों एक्ट का उद्देश्य दंड देना था, जैसे इनकी भाषा शैली से दिखाई पड़ता है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, किंतु इस समय जो ये वर्तमान बिल पेश किए गए हैं, जो संभावित कानून हैं, जिनसे कानून बनेगा, एक्ट बनेंगे, उनका उद्देश्य न्याय देना है भारतीय नागरिकों को। इसीलिए रखा गया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल या भारतीय साक्ष्य संहिता करके आएगा। तो इस तरीके से इनमें 313 बदलाव टोटल किए गए हैं तीनों कानूनों में, और कुछ हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा और ये बहुत आवश्यक हैं जान लेना कि क्या क्या बदलाव हो रहा है वर्तमान कानूनों में। दोस्तों आईपीसी में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको अब हटा दिया गया है, उनके स्थान पर नई चीज़ों का अमेंडमेंट किया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें संगठित अपराध के लिए नई धारा लाई गई है। माने ऐसा कोई अपराध जो संगठित रूप से किया जा रहा है, संगठन बना करके किया जा रहा है,
उस पर नई धारा है। दोस्तों टेररिज्म में माने आतंकवाद के लिए कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, उनके लिए अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। राजद्रोह को समाप्त किया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि राजद्रोह राजा के लिए होता है। जब कोई अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि राजा के खिलाफ कोई बगावत करेगा तो राजद्रोह को हटा करके जो नया ड्राफ्ट है उसमें देश की संप्रभुता, अखंडता और देश को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ अलग से कानून लाया गया है। माने जो अपने देश के लिए राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता पर चोट पहुंचाएगा। जैसे कोई कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अलग से कानून बनाया गया है। माने राजद्रोह को खत्म किया गया है और राष्ट्रद्रोह को लाया गया है। जो लोग भारत के खिलाफ होंगे उनके ऊपर ये धारा लागू होगी। मॉब लिंचिंग पर नया कानून लाया गया है, उसके लिए अलग धारा बनेगी। किसी चोर को भी अगर कोई भीड़ मार देती है तो उस पर वही धारा लागू होगी जो मॉब लिंचिंग के लिए बनाई गई है। एक और चीज़ आई है कि पहचान छिपाकर, नौकरी प्रोन्नति दिलाने के झूठे वादे कर दुष्कर्म आदि करने पर भी नए धारा के प्रोविज़न किए गए हैं। इसमें लव जिहाद वगैरह भी कवर हो जाएंगे। और राजद्रोह को ख़त्म किया गया है और राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध अपराधों के लिए अलग से सजा का प्रावधान है। दोस्तों ये तो आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं जिनमें हमने चर्चा की। अब जरा जो सीआरपीसी में बदलाव होने जा रहा है, मानिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी, उसमें 0 एफआईआर का के लिए पूरा कोर्ट में कहा गया है। एक्चुअली ऐसा है कि पहले 0 एफआईआर की अवधारणा कोर्ट के आर्डर से आई हुई थी, ये कोई कानून नहीं था, लेकिन अब इसमें प्रोविज़न कर दिया गया है कि 0 एफआईआर कहीं भी लिखाई जा सकती है और वो 15 दिन के भीतर संबंधित जहाँ पर अपराध हुआ है वहाँ उस जुडिक्शन के थाने में भेज दी जाएगी। इसके अलावा सिविल सर्वेंट के एक्यूज्ड होने पर उनका जो सैंक्शन है उसके बारे में नया लाया गया है कि उसका टाइम 120 दिन का कर दिया है कि 120 दिन के अंदर उनको सैंक्शन देनी होगी। जिसको 197 सीआरपीसी में सैंक्शन वाली बात थी कि उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, उसी तरीके से इसमें व्यवस्था 120 दिन की कर दी गई है। न देने पर फिर माना जाएगा। गैंगरेप पर 20 ईयर्स का प्रोविज़न किया जा रहा है सज़ा का। और माइनर केसेस में, पॉक्सो केसेस में डेथ पेनल्टी की बात आ रही है। और चार्जशीट के संबंध में विशेष प्रोविज़न ये किया गया है कि 90 डेज में चार्जशीट सबमिट करना होगा। अगर 90 डेज में पुलिस अधिकारी चार्जशीट सबमिट नहीं किए पा रहे हैं तो उनको संबंधित मजिस्ट्रेट से अधिकतम 90 दिन का समय और मिल सकता है। माने 180 दिन में उनको हर हाल में 90 दिन तो टाइम दिया गया है और नेक्स्ट 90 दिन में वो कोर्ट से अनुमति लेके चार्जशीट सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने होंगे, ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है। जैसे चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो जाती है, चार्जशीट सबमिट हो जाने के बाद हमने देखा है कि 2-2, 4-4 महीने क्या साल गुजर जाते हैं, चार्ज फ्रेम नहीं हो पाते। तो अब ये मैंडेटरी किया जा रहा है कि आपको माने कोर्ट को जिस दिन चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होती है उसके 60 दिन बाद चार्ज फ्रेम करने होंगे। और जजमेंट लास्ट सुनवाई के 30 दिन में, जिस दिन लास्ट सुनवाई हो जाती है, लास्ट हियरिंग के बाद 30 दिन में जजमेंट करना होगा और जजमेंट करने के 7 दिन बाद उसे ऑनलाइन करना होगा। ये प्रोविजंस आ रहे हैं। दोस्तों और कुछ प्रोविजंस हैं। आप कहीं सर्च करने जाते हैं या कोई सीजर मेमो बनाते हैं, कोई सामान जब्त करते हैं, सर्च माने कहीं तलाशी लेने जाते हैं पुलिस अधिकारी, तो उसकी वीडियोग्राफी मस्ट होगी। बिना वीडियोग्राफी के आपका सर्चिंग ऑपरेशन या सीजर मेमो ये इलीगल हो जाएगा। दोस्तों और इसमें कुछ और चीज़ें बताई हैं कि माइनर रेप के केस में अगर कोई मामला है तो उसकी सुनवाई जो है उसकी वीडियोग्राफी होनी आवश्यक होगी, मैंडेटरी होगी। 7 वर्ष से अधिक अवधि के जो अपराध हैं उनका, जिन अवधि से अधिक आरोप के
आरोप है जिनमें, उनके घटनास्थल की फोरेंसिक जांच मस्ट मैंडेटरी होगी, माने आवश्यक होगी। अगर कोई एलिगेशन ऐसा है जो 7 वर्ष से अधिक अवधि की सज़ा का है, चार्जशीट आती है, तो ऐसी चार्जशीट में जो नक्शा नजरी है या जिस जो घटना स्थल है उस जगह की वीडियोग्राफी उसकी फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट मैंडेटरी होगी। तो इसका अर्थ है कि अगर जब फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट मैंडेटरी होगी तो हर थाने में फोरेंसिक एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे, बहुत सारी भर्तियां निकलेंगी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में धीरे धीरे सुधार होगा, फर्जी मुकदमों से राहत मिलेगी लोगों को। तीसरा है कि सज़ा पूरी तरह से माफ़ नहीं की जाएगी किसी के द्वारा। जैसे अभी होता था कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, राज्यपाल द्वारा उनका कि माफ़ हो जाती है सज़ा या केस वापस हो जाते हैं, तो केस वापस नहीं होंगे, उनकी सज़ा थोड़ी कम की जा सकेगी। जैसे 7 साल की सज़ा है तो 2-3 साल तो उसमें काटनी ही पड़ेगी। आजीवन कारावास की है तो कम से कम 7 साल काटनी पड़ेगी। अगर मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास में ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सज़ा माफ़ नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रावधानों से, इस तरह के जो प्रोसीजर हैं, इनसे फर्जी मुकदमों में कमी आएगी और लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने 75 साल पुराने इन स्वतंत्रता के बाद इन प्रावधानों में परिवर्तन करने का विचार किया है। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत आवश्यक था। एज एडवोकेट मैं देखता था कि काफ़ी समस्या आ रही थी, छोटे छोटे फर्जी मामले दाखिल होते थे। अब इन प्रोविज़न्स के आने पर फर्जी मामलों पे काफ़ी मात्रा में लगाम लगाई जा सकती है। दोस्तों नमस्कार।